कोरोना जैसी महामारी के इस संकट से बाहर आने के लिए थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी पॉजिटिविटी लगेगी। लेकिन ये पॉजिटिविटी आएगी कहाँ से? ये पॉजिटिविटी आएगी जब आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कुछ सिद्धांतों को फॉलो करेंगे। मेरा नाम है विकास, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज मैं आपको बिजनेस स्टडीज का सेकेंड चैप्टर क्लास 12th प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाने वाला हूं। हालांकि इसका कल एक पार्ट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं जिनके सिद्धांतों को पढ़ करके हम अपने बिजनेस को जीरो टू हीरो बना सकते हैं। जी हाँ, जिनके सिद्धांतों को पढ़कर हम अपने बिजनेस को जीरो लेवल से हीरो लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। कौन वो व्यक्ति है जिनके प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो कर लें, जिनके सिद्धांतों को अगर हम मान लें, तो हमारा बिजनेस बॉटम से टॉप तक पहुंच सकता है। आज मैं बात करने वाला हूं दो व्यक्तियों की। पहला व्यक्ति है हेनरी फ्योर्ड, जिनके 14 प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। अगर इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आप फॉलो कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर सकता है। और दूसरे व्यक्ति हैं FW टेलर, जिनके केवल 4 सिद्धांत हैं, लेकिन इनकी साइंटिफिक टेक्निक्स इतनी तगड़ी हैं जिसको आज तक कोई मात नहीं दे पाया। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हेनरी फ्योल के बारे में समझने की। हेनरी फ्योल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने माइनिंग इंजीनियर बनना पसंद किया। माइनिंग इंजीनियर बनकर एक कंपनी में, शुरुआत में एक कंपनी में एज ए इंजीनियर ज्वाइन किए, और उसके बाद उन्होंने एक चीज देखी कि ये कंपनी जो थी, इसके पास फंड नहीं था, इस कंपनी के पास पैसा नहीं था। इस व्यक्ति ने, यानी कि हेनरी फ्योल ने, वहां रह करके कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझा, कुछ सिद्धांतों को समझा और कुछ सिद्धांतों को बनाया। और एक समय ऐसा आया कि केवल 18 साल के बाद इस कंपनी को जीरो टू हीरो बना दिया, यानी बॉटम से टॉप पर पहुंचा दिया। इस कंपनी के पास, जिसके पास ना पैसा था, वो कंपनी अब दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक हो चुकी थी। तो आखिर ऐसे कौन से सिद्धांत थे जिनको फॉलो करके हेनरी फ्योल यहां तक पहुंच गए? तो चलिए एक एक करके हम उनके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो हेनरी फ्योल ने दिया हुआ है, वो है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि अपने काम को डिवाइड कर दो। देखिए, दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो होते हैं जिन्हें ये लगता है सारा काम मैं अकेले कर लूंगा, कोई भी चीज आएगी मैं अकेले कर लूंगा। अगर हम स्कूल्स की बात करें तो स्कूल में कई तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर सोचता है ये मैं कर लूंगा, प्रिंसिपल मैं ही बन जाऊंगा, डायरेक्टर का काम मैं ही कर लूंगा, उनका बस नहीं चलता, नहीं तो टीचर भी वही बन जाए। लेकिन दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जो अपने काम को डिवाइड करते हैं। हेनरी फ्योल ने बताया आपका जितना भी काम है, आपका जो भी ओवरऑल वर्किंग है, उस वर्किंग को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टास्क बना डालो, उन टास्क को देना शुरू करो, लोगों को अपना काम डिवाइड कर दो। जिस दिन आप अपने काम को डिवाइड कर दोगे, जिस दिन आप डिवीजन ऑफ वर्क एप्लीकेबल करा दोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपका काम इजीली हो जाएगा, आप अपने आप पर फोकस कर सकते हो। इसके 2 बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट ये है कि आपके अंदर एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि लगातार आप एक ही काम कर रहे हैं ना, तो एक ही काम करने से आपके अंदर एफिशिएंसी आनी शुरू होगी। आप उस काम में एक्सपर्ट होने शुरू हो जाएंगे, आप उस काम में एक टॉप नंबर पर पहुंच जाएंगे। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क की खासियत है। अगर आप अपने काम को, अगर आप अपने काम, पूरे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग है, उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दें और वो टास्क अपने एम्प्लॉइज को देना शुरू कर दें, एम्प्लॉय इससे इफेक्टिव बन जाएगा, एफिशिएंट बन जाएगा और वो आपके लिए एक्सपर्ट बन करके आ जाएगा। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करते हैं, वो क्या करते हैं, एक टॉपिक एक व्यक्ति के लिए रख देते हैं। एक व्यक्ति एक टॉपिक डिस्कस करेगा, दूसरा व्यक्ति दूसरा टॉपिक डिस्कस करेगा। इससे परफेक्शन आता है। इससे क्या आता है, इससे बच्चा एक तो बोर नहीं होता, और दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये होती है कि उस टीचर के अंदर ना एक्सपर्टीज आती है, वो अपने इस काम को एक्सपर्ट तरीके से करने लगता है। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन 2 चीजों में मैं आपको बताना चाहता हूं। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक एक्शन। आप अपने एक्शन करने के लिए, आप किसी चीज, कोई डिसीजन लेने के लिए आपके पास पावर है, आपके पास वो ताकत है कि आप वो डिसीजन ले सकते हैं।
लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क, यानी कि आपको अपना टास्क कंप्लीट करना है। तो देखिए, दो चीजें यहां पर समझने वाली चीजें हैं। पहली, अथॉरिटी जो हमेशा दी जाती है। अथॉरिटी आपको ऐसे ही नहीं मिल जाती। आप अगर चाहे कि साहब सड़क पर खड़े हो जाए डंडा लेकर के, और अभी जो निकल रहे हैं ना लॉकडाउन के पीरियड के बीच में लोग, उनको डंडे मारने शुरू कर दें कि नहीं साहब मेरे पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी आपको किसने दे दी? अथॉरिटी ली नहीं जाती, अथॉरिटी दी जाती है। अगर सरकार आपको अथॉरिटी देती है, अगर पावर आपको मिलता है किसी एक्शन को लेने का, तभी आपके पास वो अथॉरिटी आती है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें घर पर बैठना है। हमसे सरकार कह रही है बार बार लॉकडाउन है, आप घर में बैठे, लेकिन हम में से कुछ लोग हैं ना जिन्हें लग रहा है बाहर देख करके आते हैं क्या चल रहा है। तो बाहर देखने की कोशिश ना करें। अगर आप बाहर देखने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको अथॉरिटी मिल रही है, इसका मतलब है कि आपको पावर मिल रहा है किसी डिसीजन को लेने का, और वो डिसीजन लेने का जो पावर आपको मिला है ना, उसको कभी मिसयूज मत करना, उसको कभी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मत यूज करना, उसको कभी गलत तरीके से यूज मत करना। क्योंकि अथॉरिटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ली जाती है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो हेनरी फ्योल ने बताया है। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो है डिसिप्लिन, यानी कि एक एम्प्लॉय को हमेशा डिसिप्लिन वे में रहना चाहिए। डिसिप्लिन वे का मतलब क्या होता है? देखिए, दो तरीके से कम्युनिकेशन होता है। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है आप स्कूल में जाते हैं, आपके टीचर सामने से मिलते हैं, आप कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, सिर झुका करके कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। आपके टीचर आपके प्रिंसिपल से कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, आपका प्रिंसिपल आपके डायरेक्टर से कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है कि आपने अपने टीचर से बोला गुड मॉर्निंग सर, और टीचर ने आपसे पूछ लिया और सुनाओ क्या हालचाल है, सब बढ़िया है। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिफरेंस ये होता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहां केवल काम की बात की जाएगी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहां पर आपकी पर्सनल बातों को भी डिस्कस किया जा सकता है। तो वैसे ही अगर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन में रहना चाहते हैं, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, अगर आपके एम्प्लॉइज आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, लेकिन हालांकि वो एम्प्लॉइज ज्यादा उसको बिलीव नहीं करते क्योंकि एम्प्लॉइज की थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज है। कहावत ये है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को अपने सिर पर बैठाएंगे तो एक दिन याद रखिएगा वो एम्प्लॉय आपके लिए काम करना बंद कर देगा। जी हाँ, अगर आप अपने एम्प्लॉय को अपने सर पर बैठाएंगे, आपका एम्प्लॉय आपके लिए काम करना बंद कर देगा। इसलिए एम्प्लॉय को हमेशा डिसिप्लिन में रखना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय अगर प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में काम करेगा, प्रॉपर तरीके से अगर डिसीजन लेता रहेगा, प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में रहेगा, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। इसके बाद चौथा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर पावर्स किसी एक सेंटर पोजीशन पर होती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन वे में, यानी कि वो सेंटर में है, वो केंद्र सरकार है और सारे डिसीजंस केंद्र सरकार ले, ये जरूरी नहीं है। अगर सेंट्रलाइजेशन की बात है, जैसा चाइना में अभी हम सुन रहे हैं ना, जैसा हम किम जोंग के बारे में बात करते हैं, वहां पर सेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट है। वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वही डिसीजन को फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर्स को डिवाइड कर देना। पावर्स को डिवाइड कर देंगे तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि डिसीजन मेकिंग पावर केवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रहेगी, केवल एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहेगी, पावर्स कई लोगों के हाथ में आ जाएगी और डिसीजन जो है वो बहुत जल्दी लिया जाएगा। डिसीजन में कहीं पर कोई डिले नहीं होगा, डिसीजन में कहीं कोई लेट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए, एक बड़ी खराब आदत होती है ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की। खराब आदत क्या होती है? एक बॉस ऑर्डर देता है, एक बॉस का चमचा ऑर्डर देता है, एक और बॉस का बॉस होता है वो ऑर्डर देता है, एक बॉस का एम्प्लॉय होता है वो ऑर्डर देता है। इतने ऑर्डर मिलते हैं, इतने ऑर्डर मिलते हैं कि नीचे वाला जो व्यक्ति जो काम कर रहा है ना, वो ऑर्डर लेते लेते परेशान हो जाता है। वो ऑर्डर लेते लेते परेशान हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि ऑर्डर किसका फॉलो करूं, इस व्यक्ति का ऑर्डर मानूं या इस व्यक्ति का ऑर्डर मानूं, आखिर किसका ऑर्डर मानूं।
और जिसका ऑर्डर वो नहीं मानेगा उससे दिक्कत ये आएगी कि कंफ्यूजन जैसी स्थिति बन जाएगी, चाउस क्रिएट हो जाएंगे, लोगों के बीच में ईगोज क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर पता चला मेरा एक बॉस आकर के मुझे ऑर्डर देता है और मेरा एक डायरेक्टर मुझे आकर के ऑर्डर देता है, और अगर मैंने अपने बॉस की बात पहले मान ली, अपने डायरेक्टर की बात नहीं मानी, तो डायरेक्टर गुस्सा हो जाएगा। अगर डायरेक्टर की बात पहले मान ली, अपने बॉस की बात नहीं मानी, तो बॉस कहेगा बेटा रुक जा, मिलता हूं। तो इसका मतलब यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस और एक एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन होना चाहिए। यानी कि एक एम्प्लॉय को केवल एक ही बॉस ऑर्डर दे, ऐसा ना हो कि एक एम्प्लॉय को कई सारे अलग अलग बॉसेस ऑर्डर दे रहे हैं। इससे दिक्कत यह आएगी कि एम्प्लॉय कभी अपना काम प्रॉपरली कर नहीं पाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि जिसके अंदर हमें बॉस एक ही होना चाहिए, एक ही ऑर्डर एक व्यक्ति से मिलना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है एक सेम दिशा में सभी लोग जाएं। जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं ना, आप लोग सीसीवीएम से जुड़े हुए हैं, तो सीसीवीएम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सीसीवीएम की जितनी भी फैकल्टीज हैं, सबके बीच में क्या होना चाहिए? सबके बीच में एक ही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, सबका एम एक ही होना चाहिए। आपका एम होना चाहिए रिजल्ट, मेरा एम होना चाहिए रिजल्ट। अगर आप अपने रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, मैं अपने रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ूंगा, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऐसा ना हो कि आप अपनी अलग दिशा में जा रहे हैं, मैं अपनी अलग दिशा में जा रहा हूं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग जुड़ते हैं ना, सबके अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं, सबके अलग अलग हिसाब किताब होते हैं, सबको अलग अलग कुछ ना कुछ करना होता है। किसी को नाम कमाना होता है, किसी को पैसा कमाना होता है, किसी को इज्जत कमानी होती है, सबको अलग अलग चीजें चाहिए। तो होता क्या है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। और ये कोऑर्डिनेशन इसलिए नहीं बन पाता, क्यों नहीं बन पाता ये कोऑर्डिनेशन इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि सबकी ख्वाहिशें अलग हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। लेकिन भाई साहब ऐसा ना करें। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन में ही चलें। आपका एम्प्लॉयर और आपका एम्प्लॉय सेम डायरेक्शन में अगर चलते रहेंगे, एक ही दिशा में अगर वो जाते रहेंगे, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है। इसके बाद आता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, तो उसको उसके बदले में कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और वो अप्रिसिएशन ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मिलेगा? ऐसे नहीं मिलेगा कि बॉस ने उसको बुला लिया, पीठ थपथपा दी, शाबाश बेटा जा। उसको रेम्यूनरेशन प्रॉपर मिलना चाहिए। अगर उसको प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिलता रहेगा, अगर उसकी सैलरी प्रॉपर टाइम पर मिलती रहेगी और प्रॉपर सैलरी मिलती रहेगी, यानी कि उसको सैलरी ज्यादा से ज्यादा मिलती रहेगी, तो वो व्यक्ति आपके संग जुड़ेगा, वो व्यक्ति आपके संग काम करना चाहेगा। तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी बहुत जरूरी है। अगर रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, मैं अगर अच्छा पढ़ा रहा हूं और पढ़ाता जा रहा हूं, मुझे फीस नहीं मिल रही है, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, जहां पर मैं एफर्ट्स लगाने बंद कर दूंगा, जहां पर मैं मेहनत करना बंद कर दूंगा। क्यों कर दूंगा बंद? क्योंकि बेटा आजकल फ्री में कुछ नहीं मिलता, हर चीज के पैसे देने पड़ते हैं। होता ना, फ्री में गाली भी नहीं मिलती। अगर किसी का हम जाकर के बोले कि भाई साहब मुझे गाली दे दो, वो व्यक्ति गाली भी नहीं देगा। क्यों? उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ कर्म करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिलना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है, उस व्यक्ति के काम करने में, उस व्यक्ति की जो मेहनत लग रही है, उस मेहनत का उसको कुछ ना कुछ वेजेस या उसका कुछ ना कुछ मेहनत का उसको फल मिलना जरूरी है। तो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन इसका नेक्स्ट फीचर है। इसके बाद अगला जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आता है वो आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये जो है ना, ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से थोड़ा मिलता जुलता है। हर एक व्यक्ति के अलग अलग इंटरेस्ट है, हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। मेरा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का हो सकता है इंटरेस्ट कुछ और हो, मेरे साथ ही कलीग का कोई और इंटेंशन हो। दोनों का इंटेंशन अलग है, दोनों का इंटरेस्ट अलग है, लेकिन इंडिविजुअल इंटरेस्ट को अगर हम जनरल इंटरेस्ट बना दें, अगर हम सारे लोगों के इंटरेस्ट को मिलाकर के एक जनरल इंटरेस्ट बना दें कि भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में ये चीज है तो हमें यही चीज करनी है, तो वो होगा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन का मतलब होता है जब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, आप यहां पर नीचे देख सकते हैं ग्राफ में, डायग्राम में, जहां पर आपको ये दिख रहा है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, और उन ग्रुप्स में अलग अलग लेवल पर एम्प्लॉइज हैं। जैसे ए जो है वो टॉप मोस्ट पर है, उसके बाद बी आता है, बी से नीचे सी आता है, सी से नीचे डी आता है। वैसे ही अगर आप यहाँ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो अलग अलग एम्प्लॉइज बटे हुए हैं। ये होता है स्केलर चेन, यानी कि
एक डिसीजन एक टॉप मोस्ट व्यक्ति लेगा और उस व्यक्ति से दूसरे लेवल पर आएगा, दूसरे से तीसरे लेवल पर लेवल का एम्प्लॉय, यानी कि अगर अलग अलग डिपार्टमेंट का सेम लेवल का एम्प्लॉय आपस में बातचीत करते हैं, आपस में कोई डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। जैसे दो डिपार्टमेंट है, सपोज कीजिए सीसीबीएम के दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक डिपार्टमेंट है साइंस का, एक डिपार्टमेंट है कॉमर्स का। साइंस डिपार्टमेंट की एक फैकल्टी कॉमर्स डिपार्टमेंट की दूसरी फैकल्टी आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में कोई डिसीजंस ले रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उसको बोला जाएगा गैंग प्लैंक। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी से, यानी कि कोई भी एम्प्लॉय जो हमारे यहाँ काम कर रहा है उसको हमें हमेशा इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना जरूरी है। वो चाहे किसी भी रिलीजन का हो, वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे उसका कोई भी सेक्स हो, वो किसी भी जगह से आता हो, आपको हमेशा उसको इक्वालिटी के संग ट्रीट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब तुम उस रिलीजन के हो या तुम उस कास्ट के हो तो हम तुम्हें सब अलग डिसीजन लेंगे या तुम्हारे लिए हम अलग सोचेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आपको इक्वालिटी रखनी बहुत जरूरी है। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है जो कि हेनरी फ्योल ने एक अगला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताया है। इसके साथ ही हेनरी फ्योल ने दो और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है, सबसे पहले एक और है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। इसका मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय जुड़ता है तो उसको स्टेबल रहना बहुत जरूरी है, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी की चिंता आपको करनी जरूरी है। ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति जुड़ा, वो व्यक्ति आपके संग काम कर रहा है और उसकी स्टेबिलिटी को लेकर के आप बड़ा कंफ्यूज्ड हैं। आप सोच रहे हैं आज इस व्यक्ति को यहां काम करने दो, 2 महीने उसने काम कर नहीं पाया, आपने उसको उठा करके दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। वो वहां पर भी अपना बेस्ट नहीं दे पाया, आपने उसको तीसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। हमारे देश में क्या होता है? हमारे देश में यही प्रॉब्लम होती है। हमारे देश में कोई भी कलेक्टर साहब आते हैं ना, ग्वालियर में मेरे सामने 5 कलेक्टर बदल चुके हैं पिछले 10 सालों में। 5 कलेक्टर बदलने का मतलब है कोई भी कलेक्टर साहब आकर के अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जैसे ही वो आते हैं, वो आकर के कोई डिसीजंस लेते हैं, उस पर कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, इतने में फरमान आता है कि आपका ट्रांसफर हो गया या आपका प्रमोशन हो गया, आपको दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है। इसकी वजह से एम्प्लॉय कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे सकता, एम्प्लॉय कभी अपने एफर्ट्स नहीं लगाने की कोशिश करता। क्यों नहीं कोशिश करता? क्योंकि एम्प्लॉय ये सोचता है कि साहब मेरा पता नहीं कितने दिन का दाना पानी है, हो सकता है मुझे इसके बाद कहीं और जाना पड़ जाए। इसलिए हमेशा याद रखें, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय आपके संग जुड़ा हुआ है, उसकी स्टेबिलिटी आपको इंश्योर करनी पड़ेगी। उस व्यक्ति का ट्रांसफर, उस व्यक्ति का इजीली आपको एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। हालांकि आप प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन उसको आप स्टेबल रखें, आप उसको स्टेबिलिटी को उसको हटा नहीं सकते। इसके बाद आता है इनिशिएटिव। कोई भी व्यक्ति अगर आपके लिए इनिशिएटिव लेता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, आपके साथ काम करता हो या आपके साथ काम ना करता हो, कोई भी व्यक्ति अगर आपके लिए कोई इनिशिएटिव लेता है, अगर आपको कोई समझाइश देता है, तो प्लीज उसको अप्रिशिएट करना सीखें। आप उसको डेप्रिशिएट ना करें, आप उसको ये ना कहें कि नहीं ठीक है तुम जाओ। आप उसको हमेशा अप्रिशिएट करें। उसका कोई भी एम्प्लॉय अगर आपके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एडवांटेज ले रहा है, कोई भी अगर एक्स्ट्रा चीज आपके लिए सोच रहा है, आपको सोच करके बता रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है, उस इनिशिएटिव की तारीफ करना सीखें। अगर आप उसके इनिशिएटिव की तारीफ करेंगे, वो अगली बार एफर्ट्स लगाएगा। हो सकता है कई बार ऐसा इनिशिएटिव आ जाए, कई बार कोई ऐसा सजेशन दे दे जो आपको ना मंजूर हो या आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा नहीं इससे कुछ नहीं होने वाला, तो भी आप उस व्यक्ति के उस इनिशिएटिव की तारीफ करें, उसको अप्रिशिएट करें और उससे बोलें कि देखो भाई इसमें कुछ बदलाव है, ये बदलाव करके मैं इस आपके इनिशिएटिव को सही कर दूंगा। नेक्स्ट है और लास्ट है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है कभी भी लड़ाई दंगे ना हो। देखिए, एक बहुत ही कॉमन चीज है जो आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी घर में, जहां कहते हैं ना जहां 10 बर्तन होते हैं उनमें लड़ाइयां होती हैं, उनमें आवाजें आती हैं, वैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज आपके संग काम कर रहे हैं, वो हमेशा कभी ना कभी उनके अंदर मनमुटाव जैसी स्थिति आ सकती है। कभी उनका मन नहीं लग सकता है, कभी उनको टेंशनें आ सकती हैं, या कभी उनको किसी व्यक्ति से जेलसी हो सकती है, या किसी और प्रकार की कोई भी चीज हो सकती है। एक अच्छे मैनेजर का ये धर्म बनता है, एक अच्छे मैनेजर का ये कर्म बनता है कि वो उस मैनेजर के पास, उस एम्प्लॉय के पास जाए और जाकर के उसको समझाने की कोशिश करे। कभी भी लड़ाई जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। एस्पिरिट डी कॉर्प्स यही एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे टेलर के प्रिंसिपल के साथ और कुछ और नई चीजों के साथ।
आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए नंबर पर आज ही रजिस्टर करें अपने आप को, ताकि आप मेरी लाइव क्लासेस के साथ जुड़ सकें। क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ यूट्यूब वीडियोस दिख रहे हैं, लाइव क्लासेस में मैं आपको लाइव पढ़ाता हुआ दिखूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, वर्कशीट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहेगी, और भी तमाम बहुत चीजें हैं जो आपको CCVM के कॉमर्स क्लासेस के पेज पर और लाइव जुड़ने पर मिलेगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और आज ही रजिस्टर्ड करें अपने आप को इस दिए गए नंबर पर। धन्यवाद बहुत बहुत।